हेलो गाइज, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है सॉलिड एंड स्टेट, है ना। तो चलो पहले ये देखते हैं सॉलिड होता क्या है ना। तो देखो, आप लोग वैसे छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हो, बट फिर भी हम लोग बेसिक से कवर कर रहे हैं। 3 टाइप के आपके स्टेट पढ़े होंगे आपने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, लिक्विड और गैस को जब मिला दिया जाता है तो ये आपका बनता है क्या है, फ्लूइड। जब लिक्विड और गैस को मिला दिया जाए तो वो आपका फ्लूइड फॉर्म करता है ना। और दूसरी तरफ बच गया आपका सॉलिड। इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं कि हम लोग 9th में क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ के आ चुके हैं ना, 9th 10th में छोटी क्लासेस में। देखो, सॉलिड में आपको सबसे पहले क्या पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। पार्टिकल कुछ इस तरीके से अरेंज होते कि नहीं होते। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, एक दूसरे को खींचने की ताकत है, क्या वो बहुत ज्यादा होती है ऑफ कोर्स। तो सॉलिड का आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कम वॉल्यूम में ज्यादा मास ऑक्यूपाई करे। सॉलिड होता है कि नहीं होता। देख रहे हो यार, 1 किलो का बाट ले लो आप, है ना, जो दुकान पे मिलता है, कितना भारी होता है। इतनी सी तो जगह घेरता है, वॉल्यूम इतना सा है, लेकिन मास देखो 1 kg है कि नहीं है। तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होता है ना इनके बीच में, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस इन द सेंस जैसे ये है आपके सॉलिडिकल पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो एक गैप होता है ना, गैप को हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। तो जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होता है। खुद सोचो ना, सॉलिड कब बनेगी कोई चीज, जब ये बिल्कुल पास होगी तब वो सॉलिड बनेगी। तो उसको हम बोलते हैं कि इसका इंटरमोलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है वो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। क्लियर ना। यही आपकी सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। बाकी तो बहुत सारे हैं, इनकम्प्रेसिबल, रिजिड, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, है ना। तो उन सब के बारे में आप लोग पढ़ के आ चुके हो, है ना। तो बात करते हैं आगे सॉलिड स्टेट के बारे में कि सॉलिड क्या होता है। बट उससे पहले एक चीज बताओ कि क्या सॉलिड के पास वॉल्यूम फिक्स होता है कि या नहीं होता है। सॉलिड के पास वॉल्यूम फिक्स होता है, हाँ ऑफ कोर्स यार, फिक्स वॉल्यूम होता है ना। ऐसा थोड़ी हो, जैसे एयर की बात करो, जरा एयर की बात करो। एयर को अगर मैं एक छोटी सी कांच की बोतल में रख दूं तब वो पूरी कांच की बोतल में फैल जाएगी। ठीक है, उतनी ही एयर को अगर आप एक हॉल में छोड़ दो तो क्या वो पूरे हॉल में फैल जाएगी। क्या अमाउंट कांस्टेंट है, क्या वो पूरे में फैल जा रही है, तो क्या उसका वॉल्यूम फिक्स हुआ, नहीं हुआ, है ना। अब आप एक छोटे से सॉलिड को ले लो, मान लो ये मार्कर ही ले लो, आप चाहे हॉल में रख दो, हाँ चाहे आप किसी बेड पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, क्या इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, क्या ये कुछ और ज्यादा जगह घेरेगा, नहीं ना। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, दूसरा कंप्रेसिबिलिटी पे बात करते हैं। एक बात बताओ, गैस को जब हम दबाते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, कैसे आप खुद सोचो। जो सिलेंडर में गैस भरी होती है, ठीक है, वो गैस होती है, आपको पता है। बट जब भी लोग इंडिया में क्या करते हैं, उसको चेक करने के लिए कि इसमें गैस है या नहीं, उसको हिला के देखते हैं। हिला के देखने से क्या वो लिक्विड की तरह फ्लो करता है, इधर वजन ज्यादा, कभी इधर वजन ज्यादा, है ना। मतलब जब आप गैस को कंप्रेस करोगे, दबाओगे तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को दबाओगे तो वो सॉलिड बनेगा। बट सॉलिड को दबाने से क्या बनेगा, कुछ भी नहीं ना। तो सॉलिड को आप दबा भी नहीं सकते, सॉलिड का जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो उसमें नहीं होती, सॉलिड कंप्रेस नहीं होता। क्लियर ना। चलो अब बात करते हैं सॉलिड, अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। पता है सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपके, एक क्रिस्टलाइन, एक अमॉर्फस। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन, एक अमॉर्फस। इन दोनों में देखो बेसिक डिफरेंस क्या है आपका। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है किसी भी चीज की रेगुलर शेप, किसी भी चीज की रेगुलर शेप को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सॉलिड के टाइप है आपके, क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये आपका अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका कौन सा होता है कि आपका देखो, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, बहुत सारे जैसे ये सॉलिड्स हैं आपके, हैं। अब इन सारे सॉलिड्स में आपका क्या होगा कि इनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसा रखा था वैसा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे,
इस तरीके से एक रेगुलर अरेंजमेंट है। हाँ, बट यहां पे बात करें, इसका एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि ये देखो, इस तरीके से आपने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है, इस तरीके से आप इसको अरेंज करते चले गए। अब आपको अच्छे से पता है कि ये जो है आपका, ये इस तरीके से बनता चला जाएगा। क्या यहाँ से आपके इन सबके बीच में रेगुलर अरेंजमेंट मिल रही है? रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है। खुद देखो, जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, जो पैटर्न ये ऊपर से ऐसे जा रहा था वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर अरेंजमेंट। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई क्या? रेगुलर, ठीक है। बट यहां पे क्या होगा आपका? यहां पे होगी चीजें इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का सेंस क्या है? देखो यहां पे कि आपका कोई भी जो पार्टिकल होगा वो कुछ इस तरीके से फैला पड़ा होगा यार, कोई शेप ही नहीं है, कोई शेप ही नहीं है फिक्स, है ना, कैसे भी फैले पड़ा हुआ है। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर। इर्रेगुलर, कोई दिक्कत? खुद सोचो ना, यहाँ पे पैटर्न में काम हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी पैटर्न है आपका नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसको बोलते हैं रेगुलर, इसको बोलते हैं इर्रेगुलर। ये इनका मेन डिफरेंस है ना। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज, और इसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज। भैया इसका क्या सेंस हुआ? हाँ देखो, लॉन्ग रेंज का मतलब है आपका कि ये देखो इनफाइनाइट तक चले जाओ। ये तो हमने कोई बीच का एक पार्ट उठा लिया कोई भी सॉलिड का, ये तो इनफाइनाइट तक ऐसे जाता जा रहा होगा, इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, रैंडम डायरेक्शन होगी बट जा तो इनफाइनाइट रहा होगा। हाँ, खुद सोचो, ये जो सॉलिड है, ये जो मार्कर है, इसका मैं कोई छोटा सा पार्टिकल निकाल लूँ, यहाँ से छोटा सा पार्टिकल निकाल लूँ। छोटा सा पार्टिकल निकालने से क्या होगा? जब आप उसको जूम करोगे, हाँ, तो वो आपका क्या होगा? कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। या तो आपका वो क्रिस्टलाइन होगा या आपका एमरफस होगा। अब क्रिस्टलाइन है तो रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो करेगा। क्या ये लॉन्ग टाइम तक सेम फॉलो करने वाला है? लॉन्ग टाइम तक अगर ये सेम को फॉलो करता है तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। कितना भी आगे चले जाओ आप, आपको सेम पैटर्न नहीं मिलने वाला है। बट इसमें देखो, एक बात बताओ, यहाँ पे इसका इसके साथ तो मैच कर रहा है, इसका इसके साथ भी मैच कर रहा है, बट आगे जाके पता चले ये यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे आगे कुछ है ही नहीं। तो इनमें तो ये आपका सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इनमें तो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट आगे वाले पार्टिकल्स में क्या ये सेम फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा यार। इनमें मान लो इन दोनों में देखो सेम फॉलो कर रहा है बट आगे नहीं कर रहा, इन दोनों में सेम फॉलो कर रहा है, इसमें देखो तीन में सेम है, मतलब ये भी रेगुलर अरेंजमेंट को फॉलो करता है बट बहुत शॉर्ट रेंज के लिए, बट बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज के लिए, तो इसीलिए इसे बोला जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। ये बहुत छोटी रेंज के लिए आपका फॉलो करता है रेगुलर ऑर्डर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? चलो ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हाँ, अगला पॉइंट इसका क्या है? इसके पास ना आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखो अब इसका क्या मतलब है शार्प मेल्टिंग पॉइंट का ना? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का आपका मतलब है कि अगर मेरे को किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाना है या उसको मेल्ट करना है, तो उसके लिए जो मुझे टेम्परेचर चाहिए होगा ना, जो टेम्परेचर चाहिए होगा वो एक फिक्स टेम्परेचर होगा, फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। जैसे डायमंड ग्राफाइट हम क्या बोलते हैं कि अगर इसको हमें पिघलाना है, ठीक है, तो एक इतना टेम्परेचर दे दो, इतने डिग्री सेल्सियस पे ये पिघल जाएगा। हाँ, तो वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि आपने जो टेम्परेचर वहां पे बोल दिया, टेम्परेचर आपने क्या कर दिया? फिक्स, उतने ही टेम्परेचर पे वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसे बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बट इसके पास क्या है? डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपका नहीं होता। अब इसका क्या लॉजिक हुआ यार? डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट है ना, देखो डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, देखो इसका सेंस क्या है आपका? इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। मतलब क्या है इसका कि इसमें आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका वेरी करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है। मान लो अगर मैं आपको कोई भी अमरफस सॉलिड देता हूं, मैं आपको बोलता हूं इसका मेल्टिंग पॉइंट बताओ, तो आप बोलोगे कि भैया इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 200 से 300 के बीच में मान लो वेरी कर रहा है, 200 से 300 के बीच में वेरी कर रहा है,
ठीक है, या 200 से 250 में वेरी कर रहे हैं। आप बोलोगे भैया 200 डिग्री सेल्सियस दे दो या आप 250 डिग्री सेल्सियस दे दो इसको, उन दोनों के बीच में ये पिघल ही जाना है, ठीक है, ये मेल्ट हो ही जाना है। तो इसका टेम्परेचर क्या मेल्टिंग पॉइंट वेरी कर रहा है? क्या इसका एक फिक्स है? नहीं ना। मान लो इसी को इस बार हम अमोर्फस मान लेते हैं, देन क्या होगा, जैसे आप पिघलाना शुरू करोगे, एक टेम्परेचर दोगे, पहले ये ढीला होना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे ये दूर जाएगा। आप खुद सोचो यार, बचपन में पिन्नी तो पिघलाई होगी ना, पॉलीथीन जो है वो सब पिघलाते हैं। पहले देखते हो वो सॉफ्ट होना शुरू होती है, सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे एक रेंज में मतलब आगे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे वो पिघलने लग जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसके लिए हम बोलते हैं कि डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्लियर ना? चलो बात करते हैं एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। हाँ देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है आपका एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक, बट जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है, देखो आप जब भी किसी सॉलिड को काटोगे, जब काटोगे किसी सॉलिड को, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये आपका कोई सॉलिड है, ठीक है, अगर आप इसको यहां से काटते हो तो जो इसका सरफेस होगा उस पर कुछ प्रॉपर्टीज आपकी शो होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? हाँ, वो जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी डिफरेंट होंगी। मान लो आपने ऐसे काटा, फिर इसको ऐसे काट दिया, फिर आपको इसने ऐसे काट दिया, देन क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे जैसे डायरेक्शन आप डिफरेंट करते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे आपकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती जाएंगी, ठीक है। आपने ऐसे काटा तो कुछ और प्रॉपर्टीज मिलेंगी, ऐसे काटोगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज, ऐसे काटेंगे तो कोई और डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपकी, ठीक है। हाँ, अब मैं किस फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है ना। चलो बात करते हैं अगला, आइसोट्रॉपिक। यार नाम से ही पता चल रहा है आइसो, आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम, मतलब ऐसी चीजें, मतलब आपको डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी इस बार, भैया सेम मिलने वाली हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग जाने पे भी आपकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपकी क्या होंगी, सेम होंगी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे इसी में मान लो, इसमें आप कोई भी एक इरेगुलर अरेंजमेंट ले लो, जैसे इस तरीके से कुछ भी आपका फैलते चला गया, है ना। अब इसमें आपने ऐसे काटा या ऐसे काटा, तो इसमें आप जिधर से भी काटोगे आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, चाहे आप डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों ना चले जाओ, ठीक है। इसमें बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि क्रिस्टलाइन में तो हम हर चीज की तारीफ कर रहे हैं, तो एनाइसोट्रॉपिक को भी ये इसमें अमॉर्फस में चिपका देते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक मतलब क्रिस्टलाइन में ही रहना है, और आइसोट्रॉपिक आपका अमॉर्फस में। इन पॉइंट्स में बालक कंफ्यूज रहते हैं, आप इन सारी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स थे आपके क्या क्या, एक तो रेगुलरिटीज पे बात कर ली हमने, फिर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है या शॉर्ट रेंज ऑर्डर है इस पे बात कर ली, फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, देन आइसोट्रॉपिक या एनाइसोट्रॉपिक है नेचर में, इन सब के ऊपर बात कर ली, है ना। तो यही आपके मेन डिफरेंस हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप अपने आप भी लिख सकते हो, ठीक है, कि इनका सरफेस स्मूथ होता है काटने के बाद, हाँ, और किसका नहीं होता है, हाँ। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं आपके, ठीक है। जैसे क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, इसका मतलब क्या है, हाँ, सुपर कूल्ड लिक्विड, इसमें पता क्या होता है आपका, जैसे आपका ये एमॉर्फस शो करता है सुपर कूल्ड लिक्विड की प्रॉपर्टी। पहले जान लेते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड है क्या आपका। आपने देखा होगा यार, जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना, पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनके जो कांच हैं वो आपके कांच धीरे धीरे आपके पिघल के ना नीचे आने लग जाते हैं जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो, ये कांच है, हाँ, हम मारकर कांच बन गया हमारा, ठीक है, ये कांच है हमारा, बहुत पुरानी बिल्डिंग में लगा हुआ है, ठीक है। देन होगा क्या, यहाँ पे रोज सनलाइट पड़ रही है,
टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इसका, एक टाइम बाद क्या होगा, यहां से जो इसका कांच है पिघल के नीचे आने लग जाएगा, ग्रेविटी एंड टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, नीचे से मारकर मोटा होता चला जाएगा, ऊपर से पतला होता चला जाएगा, क्या नीचे से मोटा ऊपर से पतला, फील करके देखो खुद, एक कांच है उसमें से ऊपर से चीजें फ्लो के नीचे आ रही हैं, तो ऊपर से पतला नीचे से मोटा होता चला जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, क्या एक लिक्विड की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, एक लिक्विड की तरह ना, ठीक है, क्योंकि लिक्विड के पास ही तो प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो कर सके। हाँ, यहाँ पे तो हमारा ये भी फ्लो कर रहा है, अमोर्फस का सॉलिड कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड। ध्यान रखना है कि सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है, कुछ टाइम बाद टेम्परेचर की वजह से जो ऊपर का पार्ट होता है वो थिन हो जाता है, नीचे का पार्ट थिक हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड, कौन कौन से टाइप के सॉलिड होते हैं आपके, ठीक है। मोस्टली पता है आपको 4 सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, 4 सॉलिड्स के बारे में, वो कौन कौन से हैं आपके, चलो देखते हैं यार, जल्दी किस बात की है, नोट करते रहो यार इन सारी चीजों को, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ लेक्चर लेटे लेटे लेक्चर देखते रहते हो। हाँ चलो बात करते हैं सॉलिड आपका कितने टाइप में डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब बोलो भैया डिवाइड तो हुआ है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, यार वो तो उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया है, अब उनके नेचर की वजह से कि उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल हैं उसके बेसिस पे 4 टाइप में आपका डिवाइड हुआ है। आयोनिक सॉलिड, दूसरा आपका कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है, और उसके बाद आपका मेटालिक सॉलिड, ठीक है। इनका यहीं पे हम लोग डिफरेंस करने वाले हैं कि क्या क्या होता है। हाँ देखो एक बात बताओ यार, आयोनिक सॉलिड के बारे में बात करते हैं। आयोनिक सॉलिड कौन सा सॉलिड होगा जिसके साथ आयंस हो, कॉमन सेंस लगाओ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसके आयंस हो। अभी कंस्टिट्यूशन पार्टिकल का क्या लॉजिक है यार, हाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब है जिससे मिलके वो बना है, जिससे मिलके वो बना है उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। हाँ अब आप बोलोगे भैया दुनिया में हर चीज तो एटम से मिलके बनी है, सर एटम में भी तो वैरायटीज होती हैं, क्या पता मॉलिक्यूल हो, क्या पता एक एटम हो, क्या पता आयन हो, उन्हीं सब के बेसिस पे आपको डिसाइड किया गया है। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके होते हैं आयंस, ठीक है। आयन तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई भी जब एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है, Na+, Cl- वगैरह वगैरह, ठीक है, O2-, ठीक है, Mg2+, चार्ज आ जाता है कि नहीं आ जाता, उसी को हम बोलते हैं क्या, आयंस। मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो आपका मॉलिक्यूल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे H2 हो गया, हाँ O2 हो गया, ये सब आपके एक मॉलिक्यूल है कि नहीं है ना। अगर ये है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो उसको हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके नॉन मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल Cl2 देखो, हाँ Cl2 में जो बॉन्डिंग होती है Cl के बीच में होती है कि नहीं होती, और ये कौन सी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना। तो इसके बीच में जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेटल्स, ठीक है, वो सॉरी मेटल्स नहीं, नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स। और इनके बीच में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे नाम से ही पता चल रहा है यार मेटल्स होंगे ना, मेटल्स मेटालिक सॉलिड के अंदर। चलो बात करते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन सब के बारे में। एक बात बताओ, आयंस में क्या होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आता है क्या, अब प्लस और माइनस आ रहा है तो क्या उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तगड़ी वाली, हाँ होनी तो चाहिए है ना। तो तगड़ी वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, तो क्या इसमें मैं ये बात बोल सकता हूँ इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आता है आपका ये कोवेलेंट, कोवेलेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो होती है, ज्यादा तो होती है, इसको कम ये नोट कर लेना कॉपी में, बट आयोनिक से कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी कोवेलेंट में ज्यादा होती है बट आयोनिक से कम होती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आयोनिक में, फिर कोवेलेंट में, फिर मेटालिक में, फिर मॉलिक्यूलर में, ठीक है। इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है बट किससे ज्यादा होती है, मॉलिक्यूलर वाले से, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट कर लेना आप इसका, ठीक है। नहीं तो बोलोगे भैया सब में आपने लिख दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, तो समझ गए ना।
उसके बाद आपका सबसे वीक होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर में। तो क्यों होता है? इसके बीच की बॉन्डिंग की बात कर लें, जैसे H2 का ये मॉलिक्यूल है आपका एक, ये आपका H2 का ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स है ना वो आपका लगता है वंडरवॉल फोर्स। छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे कोई भी दो चीजें हैं आपके यहाँ पे, उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगती है अट्रैक्शन की फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना। जब यही छोटे लेवल पे बात करें ना मॉलिक्यूल्स के लेवल पे, तो इसे ही हम कहते हैं वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। तो इनके बीच में जो होती है वो होती है आपकी वंडरवॉल फोर्स, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स। वो तो जानते ही हो तुम लोग यार, बहुत वीक फोर्स है, तो वीक फोर्स है तो क्या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है? कॉमन सेंस लगाओ, नहीं ना, ठीक है। तो वंडरवॉल फोर्स होती है इसमें, हाँ, इसमें कोवेलेंट, इसमें मेटालिक, ये आपका क्या है? आयोनिक, ठीक है। अब इसमें जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। कॉमन सेंस की बात है यार, तो आयंस के बीच में बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड ही ना। मॉलिक्यूलर के बीच में रियल में कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फोर्स होती है जिसको बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स। यहाँ पे कोवेलेंट में क्या होगा? नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है, या आप बोल दो कोवेलेंट बॉन्ड बनता भी है। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, देखो सबका डिफरेंस। यहाँ पे बात करें मेटल्स के बीच में तो मेटालिक बॉन्ड है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बीच में सबसे बढ़िया वाली चीज आपको फील कराते हैं, देखो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, दो आयन से इस तरीके से चिपक जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है। अगर बात करें मॉलिक्यूलर की तो भैया ये तो दूर दूर ही रहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। कोवेलेंट की बात करें तो ये आपका ओवरलैप तो करते हैं एक दूसरे से, बट आयोनिक के केसेस कंपेयर में कम करते हैं। आप देखो यहाँ पे ये ओवरलैप वाला एरिया कम है, यहाँ पे ओवरलैप बहुत ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं? मार्क फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पे आपका ये समझ में आया। अब मेटालिक में क्या होता है? मेटालिक में आपका जस्ट सरफेस को टच करता है, ये आपका अट्रैक्शन होता है मेटालिक का, ठीक है, बॉन्डिंग का। ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपका वंडरवॉल फोर्स, ये आपका आयोनिक का। क्लियर ना? तो ये चार चीजें आपकी होती हैं, इनके बीच के डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब आपको देखना है इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है। देखो आयोनिक, आयोनिक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। आयोनिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट किस केस में पता है? मॉल्टन स्टेट में। अब ये मॉल्टन स्टेट क्या होती है यार? जब इसकी एक लिक्विड स्टेट होती है ना उसको मॉल्टन स्टेट कहते हैं, लिक्विड स्टेट को, ठीक है। जब उसको थोड़ा सा मेल्ट कर दिया जाए, देन होता क्या है? आपका जो सॉलिड स्टेट है, आपका जो सॉलिड स्टेट है उसमें क्या हो रहा है आपका, हाँ, कि यार देखो आयोनिक बॉन्डिंग है, मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है बट सॉलिड स्टेट में नहीं करती, ठीक है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्यों नहीं करती भैया? क्योंकि यार तुम लोग 10th में पढ़ के क्या आ चुके हो, हाँ, कि इलेक्ट्रिसिटी तो वही कंडक्ट करेगा यार जिसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही करेगा चार्ज कैरी, या वही उसी में से आपका इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होंगे। बट आपका आयोनिक में क्या होता है? सॉलिड स्टेट में बहुत तगड़ी वाली बॉन्डिंग बनाता है, एक दूसरे से एकदम बढ़िया से चिपक जाता है। इसकी वजह से होगा क्या पता है? क्या होगा इसकी वजह से? इसकी वजह से क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होते। अब इलेक्ट्रॉन अगर उसमें फ्री नहीं होंगे तो क्या होगा आपका? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट यार। बट जब मॉल्टन स्टेट में आता है तो जाहिर सी बात है उसके पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही, है ना, करेगा ना। लॉजिक क्लियर हुआ आपको? ये चार टाइप के आपके सॉलिड होते हैं, है ना। अब यहीं पे हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, है ना। तो आप लोग बस इनके एग्जांपल्स देख लेना कि एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका H2 हो गया, इसका आपका NaCl मान लो, एक कोवेलेंट सॉलिड का आप CH4 मान लो, मेटालिक सॉलिड का भी एक तो खुद करो, मेटालिक सॉलिड का आप लोग खुद देखो कि क्या होता है ना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला होने वाला है, जो इसका मेन कंसेप्ट है यूनिट सेल, उसको हम बहुत अच्छे से करने वाले, पूरा फील करके, ठीक है। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। यहीं पे लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।